हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 10th वीडियो कवर करने वाले हैं फॉर द सीरीज ऑफ इमेज एब्रम्स। एक्सपोजिशन, एक्सप्रेशनिज्म, आई राइम, ऐसे बहुत से टॉपिक्स आज कवर होंगे जो कि आपके बहुत काम आएंगे अपने अपकमिंग एग्जाम्स में। तो ये है हमारे आज के वीडियो की टर्म्स। लगभग 10 टर्म्स मैं आपको डेली करवाने की कोशिश करती हूँ। ये सभी वीडियोस कवर करके आपकी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी फॉर द अपकमिंग CUET एग्जाम। इसके अलावा अगर आप कवर करेंगे हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर, जिसके 13 वीडियोस हैं, एक मॉक टेस्ट सीरीज जिसमें 36 वीडियोस अभी हैं और भी ऐड हो जाएंगे इन फ्यूचर, और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एमएच एब्रम्स की ये प्लेलिस्ट जो हम कवर कर रहे हैं। तो ये भी आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन है। साथ ही साथ अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं तो दैट विल बी अ श्योर शॉट थिंग कि आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा, क्योंकि क्लासेस में हम बहुत ही रेगुलर MCQs प्रैक्टिस भी करेंगे, PDF भी होंगी डेली टॉपिक्स की। तो वो आपके लिए बहुत ही एडेड एडवांटेज होगा। साथ ही साथ मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ये टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करें, जहां पर थोड़े रेगुलर टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते रहेंगे, स्पेसिफिकली ड्यूरिंग द लास्ट वीक ऑफ एग्जाम। तो जल्दी से ये चैनल भी ज्वाइन करिए, जिससे कि आपको प्रिपरेशन के लिए टिप्स मिलते रहें। सबसे पहले बात करेंगे एक्सपोजिशन क्या होता है। मे बी आपको टर्म के साथ मैच करने के लिए क्वेश्चन आ जाए। 73rd टर्म है ये हमारे वीडियोस की। एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस जो कि एक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट द स्टोरीज, कैरेक्टर्स, सेटिंग और इवेंट्स। टिपिकली बिगिनिंग में भी होता है, जहां पर कैरेक्टर धीरे 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 करके अनफोल्ड होते रहते हैं। इंट्रोड्यूसेस कैरेक्टर्स, उनकी रिलेशनशिप, सेटिंग, टाइम, प्लेस, जो हमें बियॉन्ड प्लॉट जानने को मिलता है। नेसेसरी बैकग्राउंड ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स। कई बार हमें पता चलता है कि क्या प्रॉब्लम, क्या सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो प्ले में हम बेसिकली कैरेक्टर्स को, इवेंट्स को, उनकी सेटिंग्स को जैसे जैसे समझते चले जाते हैं। दैट इज व्हाट एक्सपोजिशन इज। ग्रेट गैट्सबी, किलर मॉकिंगबर्ड, प्राइड एंड प्रेजुडिस में जब हमें एडिशनल डिटेल्स मिलती है ना, वी गेट टू नो अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ द गैट्सबी, द बैकग्राउंड ऑफ टॉम ब्यूकेनन, द बैकग्राउंड ऑफ डेजी। तो वो सब कुछ अपने आप में एक्सपोजिशन है। टू किल अ मॉकिंगबर्ड किस तरीके से हमें बताया जाता है अबाउट रेसिज्म। Pride and Prejudice, we are, along with the story, we are told about the mannerisms of the society also. Society किस तरीके से वर्क कर रही है, क्या क्या expectations हैं society की। तो that is exposition. प्राइड एंड प्रेजुडिस में जिस तरीके से इट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ कहकर इंट्रोड्यूस किया ना जेन ऑस्टिन ने, तो वो एक्सपोजिशन है। ग्रेट गैट्सबी की अगर बात करें तो ओपनिंग लाइन देखिए क्या कहती है। 1920s का लॉन्ग आइलैंड हमें दिखाया गया है। कैरेक्टर्स हैं टॉम ब्यूकेनन, डेजी, गैट्सबी और निक कैरवे हमारे नैरेटर हैं, जो कहते हैं इन माई younger and more vulnerable years, my father gave me some advice that I've been turning over in my mind ever since. तो हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड दिखाया जाता है शुरुआत करके कि निक कहाँ से आते हैं, किस तरीके के रूरल एरिया से एक अर्बन एरिया में एंट्री कर रहे हैं, एंड वी गेट टू नो मोर अबाउट निक एंड द सोसाइटी। टू किल अ मॉकिंग बर्ड, जो कि हार्पर ली का बहुत ही पॉपुलर वर्क है। स्काउट फिंच नरेट करते हैं चाइल्डहुड और इंट्रोड्यूस करते हैं पूरे मेकॉम एलाबामा के टाउन को। द स्टोरी सेटिंग एंड टाइम वी कम टू नो रेशियल टेंशंस के बारे में हमें पता चलता है। तो देखिए कैसे शुरुआत होती है। मेकॉम वॉज अ टायर्ड ओल्ड टाउन इवन इन 1932 when I first knew it. Somehow it was hotter then. Men's stiff collars wilted by 9 in the morning. तो शुरुआत कैसे दिखाएगी है कि एक थका हुआ सा टाउन है, बहुत हॉट है, और लोग किस तरीके से एक्ट करते हैं, किस तरीके से बिहेव करते हैं। दैट हैज बीन शोन। तो वी गेट टू नो कि हमें इस टाउन के और इस लोगों के बारे में और बहुत कुछ पता चलने वाला है।
अब बढ़ते हैं एक्सप्रेशनिज्म की तरफ। एक्सप्रेशनिज्म जिसमें एक्सप्रेशंस यानी कि इमोशंस पर, इंटरनल स्ट्रगल्स पर बहुत ज़्यादा फोकस हुआ करता था। अर्ली 20th सेंचुरी का एक मोमेंट है और अच्छे एग्जाम्पल्स की कैटेगरी में यूजीन और नील का हैरी एप आता है, जिसमें हमें एक ऐसा सेंट्रल कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि दिखने में सो कॉल्ड अकॉर्डिंग टू द सोसाइटल कन्वेंशंस अगली है। उनको देखकर लोगों के एक्सप्रेशंस कैसे चेंज होते हैं, लोगों के एक्सप्रेशंस को देखकर उन पर क्या इमोशनल इम्पैक्ट आता है। सोफी ट्रेडवॉल का मशीनल काफी इंपॉर्टेंट प्ले है इसी सेम कैटेगरी में, जिसमें एक रियल लाइफ कॉन्विक्ट के बारे में दिखाया गया है। एल्मर राइस द एडिंग मशीन, दिस इज द लैंडमार्क प्ले ऑफ एक्सप्रेशनिज्म। एक्सप्रेशनिज्म से रिलेटेड कुछ पेंटिंग भी हैं क्योंकि एक आर्ट मोमेंट भी है। सबसे पॉपुलर आई से द स्क्रीम 1893 बाय एडवर्ड मंच। Painting is largely autobiographical as it is based on his own experience of hearing a piercing scream of nature. ऐसा लग रहा है कि नेचर कहीं ना कहीं चिल्ला रहे हैं, शायद लोगों ने नेचर को बहुत स्पॉइल कर दिया है, इस पिक्चर में आ नहीं पाए, बट यहाँ पर दो लोग भी हैं, ऐसा लगता है कि लोगों ने नेचर को पीछे छोड़ दिया है। द ब्लू राइडर 1903 वेसिली कैंडेंस्की। ये बड़ा ही एब्स्ट्रैक्ट सा पीस है और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि राइडर की आर्म्स में एक बेबी भी है। और द डेजर्ट हार्मनी इन रेड। पेंटिंग डिपिक्ट्स अ रेड डाइनिंग रूम जो कि काफी वाजे से भरा हुआ है। एक फिगर ऑफ विमेन है जो कि फ्रूट्स अरेंज कर रही है। डिस्पाइट द वाइब्रेंट पैटर्न्स ऑन द टेबल क्लॉथ एंड वॉल, वॉश ऑफ रेड ओवर द होल पेंटिंग बैकग्राउंड एक फ्लैटेंड स्पेस क्रिएट करती है कि सब कुछ बिल्कुल फ्लैट है, मर्ज हो रहा है आपस में, बेसिकली कैमोफ्लेज हो रहा है। अब बात करेंगे आई राइम की, जो कि आपकी आंखों के लिए राइम है बट एक्चुअली में अलग तरीके से प्रोनाउंस किए जाते हैं, जैसे मूव और लव। सोचकर ऐसा लगता है अगर किसी ने इंग्लिश नई नई सीखी है और लव की प्रोनाउंसिएशन सीख ली है, फिर उनके सामने मूव वर्ड रखा जाता है, दे कैन प्रोनाउंस इट लाइक मव, राइट। या फिर मूव पहले सिखा दिया जाए तो पूछा जाए कि इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, दे विल से लूव, लेकिन ऐसा नहीं है। काइंड ऑफ एंडिंग ऑलमोस्ट सेम है फिर भी अलग है, राइट। कम एंड होम कितने तरीके से अलग है इनकी प्रोनाउंसिएशन। लाफ्टर एंड डॉटर बिल्कुल डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन। 76th टर्म इज फेबल। फेबल जो नानी दादी से सुनते आए हैं हम, एनिमल्स की, ऑब्जेक्ट्स की कहानियां मॉरल लेसन भी प्रोवाइड करती हैं कहीं ना कहीं। एंथ्रोपोमॉर्फिज्म बहुत ज्यादा होता है जिसमें कोई ना कोई ह्यूमन ट्रेट दिया जाता है एनिमल्स को, ऑब्जेक्ट्स भी बातें करते हैं, एनिमल्स भी बातें करते हैं। बहुत सिंपल से प्लॉट होते हैं और हर कोई इन्हें आराम से समझ सकता है। इवन एक एज होने के बाद तो ये मोनोटोनस भी लग सकते। टॉर्टोइज एंड दी है, कछुआ खरगोश की कहानी किसने नहीं सुनी। शेर आया द बॉय हु क्राइड वुल्फ, इस तरीके की कहानियां फेबल की कैटेगरी में आती हैं। टर्म 77 इज अ फैलिबल नैरेटर, एक अनरिलायबल कैरेक्टर who provides an inaccurate और biased version of events जिसको टेस्टिफाई करने के लिए, प्रूफ करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं होता। जिसे कैचर इन द रैट, ये पूरी तरीके से होल्डन का ही एक नरेशन है। वी आर नॉट सपोज टू वी आर नॉट एबल टू वेरीफाई एनीथिंग दैट ही इज टेलिंग। ग्रेट गैट्सबी में निक कैरेवे का नरेशन है, पूरा उन्हीं के व्यू पॉइंट है। टेल हार्ट काफी थ्रिलिंग स्टोरी है बाय एडगर एलन पो, और एक अननेम्ड मर्डरर की स्टोरी है जो अपने बारे में बताते रहते हैं, अपने बड़े ही वेग से रीजंस देते हैं बिहाइंड द मर्डर, एंड वी आर नॉट एबल टू बिलीव ऑल दीज कैरेक्टर्स। नेक्स्ट इज फैंसी एंड इमेजिनेशन, जो कि 1817 में बायोग्राफिया लिटरेरिया में मेंशन की गई टर्म्स थी बाय एस.टी. कॉलरिज, द writer, the poet who started the romantic moment along with William Wordsworth in 1798 by writing lyrical ballad। इन टर्म्स की बात करते हैं। फैंसी एक मैकेनिकल प्रोसेस, मैं अभी बोल रही हूँ आपके कानों में एक आवाज जा रही है, राइट, आप उसको अरेंज कर पा रहे हैं। इफ आई एम शोइंग यू दिस
शेप, तो आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। वैसे आपका अपना परसेप्शन है, मैंने स्क्वायर बनाने की कोशिश की थी, लेट मी टेल यू, बट हो सकता है रेक्टेंगल बन गया हो। तो इस तरीके से चीज़ों को ऑब्जर्व करना, एक चीज़ तो अच्छे से कह सकती हूँ कि आई एम ड्राइंग इट एंड यू कैन आइडेंटिफाई कि दिस इज अ ग्रीन कलर। तो ये सब बेसिक्स पता होना, बेसिकली सुपरफिशियल एबिलिटीज जो कि लगभग सब में होती हैं। इमेजिनेशन, थोड़ा सा क्रिएटिव होना कि आप इन सब चीज़ों को यूनाइट करके अलग अलग पैटर्न्स, अलग अलग कुछ क्रिएटिविटी कर पाओ। लेकिन ओवर क्रिएटिव होना इज टू हैव सेकेंडरी इमेजिनेशन। तो बेसिक परसेप्शन और इंटरप्रिटेशन करना, दुनिया की अपने आसपास की थोड़ी सी खूबसूरती को ऑब्जर्व करना, दैट इज प्राइमरी इमेजिनेशन। लेकिन सेकेंडरी, अपनी उस ऑब्जर्वेशन को आर्टिस्टिक क्रिएटिव पावर में कन्वर्ट कर देना। सभी पोएट्स के पास, साइंटिस्ट्स के पास जो एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, सेकेंडरी इमेजिनेशन होती है। फैंसी इज ऑलमोस्ट विद एवरीवन, जो अपने आसपास की चीज़ों को देख सुन समझ सकते हैं। और प्राइमरी इमेजिनेशन इज यू आर एबल टू you are able to admire the beauty around you, admire even the bad things around you, right? आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा है आप उसको एनालाइज कर सकते हैं, दैट इज प्राइमरी इमेजिनेशन। लेकिन उसके बाद आप उसको आर्टिस्टिकली कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज सेकेंडरी इमेजिनेशन। नेक्स्ट इज फिगरेटिव लैंग्वेज। फिगरेटिव लैंग्वेज जब हम बिल्कुल लिटरल सेंस में नहीं, बट मेटाफोरिकल, सिमिली या किसी भी तरीके से लैंग्वेज को घुमा फिरा कर यूज कर रहे हैं। शी इज एज ब्यूटिफुल एज सिंड्रेला, दैट विल बी अ सिमिली। He is a stone-hearted person, that will be a metaphor, personification. The wall is talking to me, hyperbole, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर कहना, onomatopoeia, sound. The snake was hissing at me, alliteration. Betty bought butter, repetition of consonant sounds, and irony, a contrast between appearance and reality. आयरनी को हम डिटेल में करेंगे इन फ्यूचर। देर आर मेनी टाइप्स ऑफ आयरनीज। ऑक्सीमोरॉन, दो ऐसे वर्ड्स जो कि कॉन्ट्रास्टिंग है। शी इज अ बिटर स्वीट गर्ल, दैट इज ऑक्सीमोरॉन। तो इन टर्म्स को हम डिटेल में भी करेंगे, इसलिए मैंने अभी आपको बहुत लेंदी करके नहीं बताया इन टर्म्स को। अब बात करते हैं फ्लैश फिक्शन की। फ्लैश फिक्शन मतलब कुछ शॉर्ट पीस ऑफ फिक्शन जो कि शॉर्ट होते हुए भी एक कंप्लीट नैरेटिव हमें प्रोवाइड करता है। 6 वर्ड स्टोरी, आप में से कोई अगर एक बहुत ही पॉपुलर 6 वर्ड स्टोरी को जानता है तो मुझे कमेंट्स में बताएं। 280 कैरेक्टर्स की स्टोरी होती है। ड्रिबल और मिनी सेगा होता है 50 वर्ड्स का। ड्रैबल और माइक्रो फिक्शन 100 वर्ड्स। सडन फिक्शन 750 वर्ड्स। फ्लैश फिक्शन 1000 वर्ड्स। ये सभी याद रखिए, काफी काम आएंगे एग्जाम्स में। Fin de siècle. This is the next term which is French and is often used to describe the close of 19th century. Although किसी भी सेंचुरी के क्लोजर में हम ये टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 19th सेंचुरी के क्लोज में पॉपुलर हुई थी, तो एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी इसी से रिलेटेड पूछा जाता है। की थीम्स दिखाया जाता है इस तरीके के वर्क्स में कि सोशल डीके चल रहा है, ह्यूमन कंडीशन बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो रही हैं। गॉथिक लिटरेचर में इस टर्म का मेंशन आप पाएंगे। स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड एक रेप्यूटेबल वर्क है ऑफ द कैटेगरी फिन दी सिएकल। द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे जिसमें डिग्रेडेशन दिखाया गया है। ड्रैकुला बाय ब्रैम स्टोकर। तो ये सभी वर्क्स हैं विच can fall under the category fin de siècle. तो ये सभी वर्क्स आप देखिए भी कि एंड ऑफ 19th सेंचुरी में लिखे जा रहे थे और कहीं ना कहीं एक सोसाइटल डीके हर वर्क में प्रेजेंट है। इस वजह से फेमस वर्क की अगर बात करें तो हर इंसान के दो चेहरे होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। शोन इन स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जेकिल। द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, किस तरीके से एक इंसान जो है अपने आप को बूढ़ा नहीं होने देना चाहता है और किसी भी तरीके से कैन डू एनीथिंग टू रिमेन यंग, द कॉस्ट ऑफ एनी गुड और बैड थिंग द पर्सन वांट्स टू रिमेन यंग। सोसाइटी किस तरीके से सुपरफिशियल वैल्यूज के लिए डीके हो रही थी। इनमें से टाइम मशीन की बात करें तो किस तरीके से फ्यूचरिस्टिक सोसाइटी कंप्लीटली एक लॉस्ट सोसाइटी होगी, दैट हैज बीन शोन। तो at the end of 19th century basically the writers were writing in a manner जिसमें सोसाइटी को डिग्रेडेड, डिजेनरेटेड होते हुए दिखाया गया था।
नेक्स्ट टर्म इज फॉइल। फॉइल एक पैरेलल कैरेक्टर कह सकते हैं जो कि जनरली प्रोटैगनिस्ट के साथ कॉन्ट्रास्ट करता है। डॉक्टर फ्रैंकेनस्टीन एंड द मॉन्स्टर इन फ्रैंकेनस्टीन बाय मेरी शेली एक दूसरे के फॉइल थे। एडगर लिंटन और हीथ क्लिफ हम कह सकते हैं वुदरिंग हाइट्स में एक दूसरे के फॉइल थे। मेरी बेनेट एंड एलिजाबेथ बेनेट इन प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टन, या एलिजाबेथ के साथ इवन लिडिया बेनेट को भी हम कर सकते हैं। एलिजाबेथ को बहुत सोफिस्टिकेटेड और बहुत कीन ऑब्जर्वर दिखाया गया था। ऑन दी कॉन्ट्ररी मेरी एंड लिडिया बोथ ऑफ दीज सिस्टर्स वर वेरी इम्पल्सिव, और लिडिया ने तो एकदम से आउट ऑफ इम्पल्स जाकर विक्रम से भी शादी कर ली थी, जबकि एलिजाबेथ ने बहुत ही सोच समझ के डार्सी को चूज किया था। अब दो क्वेश्चन है आपके लिए। द फर्स्ट वन, व्हाट टाइप ऑफ फ्लैश फिक्शन इज एग्जैक्टली 100 वर्ड्स? ड्रैबल, सैटिन फिक्शन, 6 word story, of course not, and dribble. And the next one, fin de siècle refers to the end of which century? 17th, 18th, 19th, or 20th? You can join the online classes for all of these courses. CUET, GMI, IPU, Masters English के एंट्रेंस 2025 एग्जाम्स के लिए बैचेस चल रहे हैं। क्रैश कोर्स के JPSC के लिए, इंग्लिश लिटरेचर ऑप्शनल UPSC एग्जाम के लिए आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज दी व्हाट्सएप टू कॉन्टैक्ट एंड दिस इज दी टेलीग्राम लिंक टू कॉन्टैक्ट। तो इन दोनों लिंक्स पर आप चैट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। CUET PG एग्जाम आने ही वाला है। देखिए, देखते ही देखते 13 मार्च आ जाएगा एंड यू डू नॉट नो कि आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्जाम किस दिन होगा। इंग्लिश लिटरेचर कर रहे हैं तो आप ज्वाइन करिए मुझे, और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, दैट आई कैन अश्योर यू, अगर आप डेडिकेटेडली वो सभी टास्क कंप्लीट करते हैं जो कि मैं आपको प्रोवाइड करती जाऊंगी।